मैं चाहता हूं आप मेरे इस वीडियो को जल्दी से डाउनलोड कर लें और जितने भी लोगों को चाहे फटाफट शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसकी वजह से ये वीडियो मेरी पहली कुछ वीडियोस की तरह डिलीट हो जाएगी। मैंने 6 मार्च को एक वीडियो में कहा था कि ये कोरोना एक सामान्य फ्लू है, जैसे और भी लोग इस टाइम बोल रहे हैं, और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। आज मैं आपको ये सच्चाई, चाइना, WHO और अमेरिका, इनका एक ऐसा खेल बताने वाला हूं जो अब तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने भी नहीं बताया। तो मैं आपको बताता हूं आपको सच्चाई कैसे पता चलेगी। आज हम चलते हैं इतिहास में। कुछ साल पहले फैली महामारी का डाटा चेक करते हैं, जिसमें सार्स, मर्स और इबोला जैसे वायरस आए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वायरस के पीछे 2 देशों का नाम हमेशा आया, चाइना अमेरिका, चाइना अमेरिका। लेकिन मुझे लगता है कुछ तो हुआ होगा कि इस बार अमेरिका पीछे रह गया। इसका मतलब अंदर खाते कुछ सेटिंग में बदलाव आया। अब मैं आपको डाटा दिखाता हूं कि आज अमेरिका चाइना पर एक तरफा आरोप लगा रहा है, जबकि आज से पहले उसने कभी नहीं कहा था कि सार्स मर्स भी चाइना से आए थे, क्योंकि एक भी मौत नहीं हुई टाइम पे। चाइना, WHO, अमेरिका, क्योंकि उस टाइम एक ही टीम में थे। 2002 में सार्स आया था। WHO के अनुसार कुल 8096 लोग प्रभावित हुए थे और मौतें हुई थी 774, और पूरे इतने बड़े अमेरिका देश में सिर्फ 27 लोग प्रभावित हुए और किसी की भी मौत ही नहीं हुई। 2013 में मर्स आया था। WHO के अनुसार 2506 लोगों को प्रभाव हुआ और मौतें हुई 862, और अमेरिका में सिर्फ 2 लोग प्रभावित हुए और किसी की मौत नहीं हुई। फिर 2014 में आया इबोला। WHO कहता है उस टाइम 28,652 लोगों को प्रभावित किया और मौतें हुई 11,325, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 4 लोगों को हुआ और 1 मौत हुई। तो आपको यह सुन के अजीब लग रहा होगा ना कि ये कैसे चाइना, अमेरिका और WHO उस टाइम एक ही टीम में थे। इसका मतलब इनके अंदर की कंपनियां या सरकार एक ही सेटिंग थी। अब आप अफ्रीका गवर्नमेंट की माने तो वो भी बोल रहा है कि सब अमेरिका की साजिश का हिस्सा था। राजनीतिक समीकरण बदलने के कारण शायद आज अमेरिका इस टीम में नहीं था, तो मौतें भी सबसे ज्यादा अमेरिका में हुई। शायद ट्रंप और चाइना की किसी कंपनी की सेटिंग नहीं हुई, इसलिए ऐसा हुआ। और WHO ने उन्हें आगाह नहीं किया बचने के लिए, या यूं कहें हर बार अमेरिका को पहले से जानकारी होती थी, पहले से सब कुछ पता होता था, क्योंकि वही खिलाड़ी होता था, इसलिए वो खुद अपनी जानें बचा लेता था। लेकिन इस बार वो फंस गया। तो क्या आपने नहीं सोचा कि अमेरिका ने शुरुआत में बिना किसी प्रूफ के चाइना और WHO पर ब्लेम कर दिया? इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। तो अब ये कहानी ना उस टीवी सीरियल की तरह हो चुकी है, जिसमें पार्टनरशिप के दौरान 2 लोग पहले इकट्ठा काम करते हैं, एक दूसरे के राज छुपाते हैं और अलग होने के बाद में एक दूसरे के खुलासे करते हैं। कहीं अमेरिका भी तो ये महामारी जो फैली है पहले इसका हिस्सा तो नहीं था। अमेरिका ने WHO के सारे फंड अचानक क्यों रोक दिए? इसके पीछे भी तो कारण हो सकता है, लेकिन हमने कभी इसे नहीं सोचा और ना ही किसी ने बताया। अब चाइना उसको फंड करने लग गया। तो मेरा आपको ये सब बताने का मतलब सिर्फ ये है कि चाइना, अमेरिका सब एक जैसे देश है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने पैसों के लालच में दूसरों का नुकसान करते हैं, और इन सब में किसी का फायदा हो या नहीं हो, लेकिन भारत का हमेशा नुकसान होता है, और इस बार भी भारत का ही नुकसान हो रहा है। बहुत सारे देश भी इससे परेशान हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप साथ ही साथ WHO और अंग्रेजी दवाइयों का साथ छोड़कर अपनी स्वयं की पैथी का विकास शुरू करो ना। अब आपको कुछ और बातें बताता हूं। 15 मई को WHO के एक मेंबर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने क्या कहा कि आने वाले सालों में अब हमें कोरोना के साथ जीना पड़ सकता है, यानी कि जीना सीखो कोरोना के साथ। अब हम लाचार और बेबस होकर WHO के सहारे बैठे। अब WHO कह रहा है कोरोना के साथ जीना सीखो, हमारी सरकार भी ये कह रही है, अमेरिका और चाइना भी ये कह रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, कोरोना का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप आयुर्वेद के साथ जीना सीखो। आपने देखा होगा कोरोना के मरीज जिनकी मौतें हो रही हैं, वह सारी मौतें हॉस्पिटल में हो रही हैं। ये सारी मौतें हो क्यों रही हैं? क्योंकि हॉस्पिटल में जो मरीज रखे जाते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट होता है।
कभी HIV की दवाई, कभी एंटी मलेरियल ड्रग, हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसे, कभी रेमडेसिविर और भी पता नहीं कई तरह की इबोला की दवाई वगैरह, ऐसी दवाइयां प्रयोग में लाई जा रही हैं। कभी सुना है कि एक जगह पे 5 या 10 लोगों की एक साथ मौत हो गई हो? ऐसा नहीं हुआ। और जांच करने में पता लगा होगा कोरोना के मरीज से नहीं, जितनी भी मौतें हुई हॉस्पिटल में हुई। तो हमने कभी नहीं सुना, इसीलिए बोल रहा हूं अब वक्त है समझदारी दिखाने का। कोरोना के कारण मरने वाले तो शायद 1% से भी कम हो, लेकिन उससे ज्यादा तो उसके डर से मरने वाले लोग हैं और उनकी संख्या कई प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने दिमाग में कोरोना घुसा दिया। लोगों को भी लगने लग गया कि मृत्यु का दूसरा नाम कोरोना है। हमारे संस्थान में ही जो बच्चे बैठते हैं कॉल सेंटर में और दूसरा हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं, उनको रोज के 300-500 फोन तो सिर्फ इसलिए आते हैं कोरोना हो गया तो क्या करा, और लोगों को लगने लग गया कि मौत का दूसरा नाम कोरोना है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ और चौंकाने वाली बात, बहुत जरूरी बात। अब जैसे वियतनाम और कंबोडिया, यहां आज तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 0 है, यानी कि यहां कोई मौत नहीं हुई। इसीलिए नहीं हुई क्योंकि इन्होंने WHO की बातें ना मानकर अपने हॉस्पिटलों में अपनी पैथी, नेचुरल दवाइयां, जड़ी बूटियों को भी साथ में इस्तेमाल किया। अब ताइवान जैसा देश जिसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, ना कोई लॉकडाउन, ना कोई दवाई और मौतें सिर्फ 7। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? क्योंकि WHO का मेंबर ताइवान है ही नहीं चाइना के दबाव की वजह से, इसलिए WHO की बातें ताइवान ने नहीं मानी, इसलिए देख लो लोग नहीं मरे। अब कहने का मतलब यह है कि कोरोना की मौतें वियतनाम, कंबोडिया और ताइवान में ना होने की वजह यह है कि कोरोना का डर यहां पे लोगों के उस कदर नहीं है जिस तरह बाकी देशों में है, क्योंकि वो लोग WHO को मानते हैं। मैं अपनी बहुत सारी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि कोरोना एक नॉर्मल फ्लू है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI, और ये बात कहने वाला मैं अकेला नहीं हूं। पूरे देश विदेश में 20-25 और लोग हैं जिनको ये खेल समझ आता है, जो इस खेल को खोलने की हिम्मत रखते हैं, जैसे डॉक्टर BM हेगड़े, डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर यशवंत चौधरी, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर अमर आजाद, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों का भी यही कहना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इतने दिनों में एक काम बड़ा हुआ है, हम सबकी वीडियोस बहुत सारी डिलीट हुई हैं यूट्यूब से, लेकिन शुक्र है कुछ वीडियोस अभी फेसबुक पे पड़ी हैं। इसीलिए बोलता हूं जो भी वीडियो हम बनाते हैं पहले फटाफट इसको डाउनलोड कर लिया करो, ताकि आप भी इस सच में हमारे भागीदार बन सको। अब दैनिक भास्कर में 10 मई 2020 को एक न्यूज छपी कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सैन फ्रांसिस्को स्कूल ऑफ फार्मेसी के डॉक्टर ब्रायन साइंसेट ने बताया, उनकी टीम ने रिसर्च करी कि कोविड-19 पर प्रयोग की जाने वाली दवाइयों में मौजूद केमिकल से उल्टा कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। उसमें डेक्स्ट्रोमोर्थोफन नाम का एक केमिकल है जो दवाई की आपकी डोज जाने की वजह से आपको ज्यादा बीमारी फैला रहा है। आजकल सब जगह एक ही मैसेज आ रहा है कि चाइना का सामान प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई जाए। क्यों भाई, सिर्फ चाइना का सामान क्यों पाबंदी करें? पूरे विदेशी सामान को क्यों ना पाबंद करें? क्या कोरोना वायरस वह आप लोगों को बचाने आया है? नहीं। तो अब समय आ गया है भारत के अलावा हमने किसी भी देश का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पीने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे दवाइयों का हो। हम सबको भारत की बनी चीजों का इस्तेमाल करना है, तभी हम भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। और ये वक्त है राजीव दीक्षित भाई के सपनों को पूरा करने का। उन्होंने कहा था कि भारत आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो सकता है जितना हम 200 साल पहले हुआ करते थे। वो कैसे होगा? जब हम अपनी स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। आज हम 130 करोड़ भारतीय, 70% विदेशी कंपनियों पर आश्रित है, जिसमें मुख्य रूप से दवाई कंपनियां हैं। मैं आपको 2019 का एक आंकड़ा बताता हूं जो भारत ने दवाइयों पर पैसा लगाया, वो है $421 बिलियन। अब आप मतलब समझो 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, तो इसका मतलब 42,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आपका दवाइयों पर खर्च हुआ। ये लीगल व्यू है। तो भारत का कितना पैसा हमारा विदेशों में चला जाता है। तो वक्त है अपने देश की पत्ती को अपनाने का। तो विदेशों में जाने वाले पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा हम अब देश में रोक लेंगे और देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं आपको इसी वीडियो में बता सकता हूं कि कैसे हम सिर्फ एक कदम उठाकर भारत को मजबूत बना सकते हैं। आपको सबको पता है आयुर्वेद में प्रयोग होने वाली औषधियां मुख्य रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। अगर सरकार एलोपैथी वाले होने वाले खर्च को
सिर्फ 50% भी आयुर्वेद के विकास में लगाए तो गारंटी है भारत का हर वर्ग का विकास निश्चित है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कंपनी का मालिक हो, सबका विकास होगा। यानी कि सबका साथ सबका विकास। अब आपको बताता हूं, किसान जड़ी बूटियां उगाए, उसको मजदूर काटे और आगे सप्लाई करे। इस रास्ते में एक बहुत बड़ी समस्या है, आयुष चिकित्सकों को समानता का स्तर ना देना। अगर आप आयुर्वेदा का सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद के साथ बहुत सारी पढ़ाई करता है, जो कि एमबीबीएस भी करता है, चाहे वो अनाटमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, मेडिसिन हो, टॉक्सिकोलॉजी हो, गायनी हो, पैथोलॉजी हो, सब कुछ पढ़ाया जाता है आयुर्वेद के डॉक्टर को भी। लेकिन दूसरी तरफ समाज के लोग, सरकार आयुष डॉक्टर को हीन भावना से देखती है, और यदि सरकारी नौकरी मिलती भी है तो एमबीबीएस और बीएमएस की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क होता है, और सरकारी नौकरी ना मिले तो झोला छाप का टैग तो समाज दे ही देता है हमारे आयुर्वेदिक आयुष डॉक्टरों को। उन्हें परमिशन भी कुछ गिनी चुनी दवाइयों की है, और सर्जरी तो मानो उनके लिए अछूत है। और शायद सरकार भी भूल चुकी है कि जिस सर्जरी को करने से आयुर्वेदिक डॉक्टर को मना किया जाता है, वो सर्जरी आयुर्वेद के ही आचार्य सुश्रुत की है। इन चीजों को देखकर मेरे को एक घटना याद आती है, और बहुत जरूरी है आपके लिए सुननी, आपको पता होना चाहिए। 1897 में जब भारत में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, तो आयुर्वेद को उस टाइम झोला छाप अंधविश्वास घोषित कर दिया गया था। उस समय यदि कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक प्लेग का ट्रीटमेंट करता था तो अंग्रेज सरकार उसको देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी पर लटका देती थी। उस समय कई हजारों वैद्यों को फांसी दे दी गई, लाखों को जेल में डाल दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोगों का उपचार कर रहे थे। और ऐसा ही 1920 में जो पेंडेमिक आया था, उस टाइम भी आयुर्वेद को इलाज करने की मनाही थी, वरना उस टाइम पेंडेमिक फैलता ही ना। और मैं आपको बता भी चुका हूं, अभी कुछ दिन पूर्व ही 8 अप्रैल को कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च आई थी कि जिन लोगों ने भारत में उस टाइम दालचीनी की फैक्ट्री में काम किया था, उनको उस टाइम स्पेनिश फ्लू नहीं हुआ था। और पूरे विश्व में जितने भी लोग मसालों की फैक्ट्री, पैकिंग या उसकी डिलीवरी का काम करते थे, जिनकी बॉडी में मसाले की गंध जाती थी, उनमें किसी को भी उस टाइम स्पेनिश फ्लू यानी कि 1920 का वो आतंक, वो पेंडेमिक जिसमें 2 करोड़ लोग मरे थे, नहीं हुआ। अगर ऐसा ही भेदभाव आज सरकार करती है तो क्यों नहीं बंद कर देते डिग्री देना? क्यों ये बीएमएस की डिग्री देते हो? इसको कैंसिल कर दो ना, क्योंकि संकट की घड़ी में तो आयुर्वेद की कोई वैल्यू ही नहीं है। और नहीं कर सकते तो आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए आयुष डॉक्टर को इज्जत देना प्रदान शुरू करो, आयुर्वेद के डॉक्टर को सैलरी अच्छी दो, आयुर्वेद के डॉक्टर को एक वैल्यू दो, एक रिस्पेक्ट दो, और आयुर्वेद को भारत में स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति अब आपको घोषित कर देना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं भारत के राज्य केरल का, एक वीडियो से समझाता हूं मैं आपको। और केरला में पिछले 33 सालों से काम कर रहा हूं। एक चीज जो मैंने नोट करी कि शायद केरला बहुत साल पहले से ही इसमें निवेश कर चुका था। यह आजादी से पहले की कहानी है, जब यहाँ के राजाओं ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, मगर इस तरह की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट किया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज से 100 साल पहले देश का सबसे पहला प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सबसे पहला वैक्सीनेशन केरला में हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। इसके मेरे पास आंकड़े हैं। आज के आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि हमारे एलोपैथी के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, तालुक हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उससे भी ज्यादा आयुर्वेदा के सेंटर्स आज हैं। आपके यहाँ 90% लोग ठीक हुए हैं, उस दुनिया 92% आप बता रहे हैं दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेट है ये। क्या इसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी रोल है? मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि इसका अभी तक कोई साइंटिफिक हमारे पास नहीं आया। मगर आप देखिए आयुष की जो गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, और आज जो हम सब लोग मानते हैं, चाहे वो मीडिया की वजह से हो, चाहे जो भी खबरें आ रही है उसकी वजह से हो, हर आदमी ये कहता है कि गर्म पानी पीजिए, हर आदमी कहता है कि भाप लीजिए, हर आदमी कहता है हल्दी वगैरह को लीजिए, आप अदरक लीजिए, आप गर्म पानी का सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे हर वो चीज लीजिए जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। पारंपरिक रूप से केरला में कोई भी ठंडा पानी नहीं पीता, फ्रिज का पानी कोई नहीं पीता। यहाँ उबला हुआ पानी ही पीते हैं शुरू से लोग, यहाँ के नेचर में है और कई सालों से पीते हैं लोग। ये लोग, इनके खान पान भी स्टाइल अलग है।
इनका जो लोकल जो आयुर्वेदिक चीज है ये इनके मसालों में बहुत ज्यादा यूज होती है। वैसे भी केरला जो है स्पाइसेस की वजह से जाना जाता है। तो ये शायद हमारे यहाँ के केरला की जीवन शैली का एक भाग बन गया है, विच हो सकता है जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी का कुछ एडवांटेज जरूर मिला हो। आज के दिन अगर आप देखें तो एक भी पेशेंट हमारा क्रिटिकल बेड पे आईसीयू पे नहीं है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। यदि इस प्रकार से हम भारत में सभी राज्यों में आयुष को स्वतंत्र या इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की तरह स्थापित कर दें तो शायद हमारा खर्चा कम होगा और देश का जो हजारों करोड़ रुपए बाहर जा रहा है वो रुक सकता है। मैं आपको वर्तमान की एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि किस प्रकार फार्मेसी कंपनियों की मनमानी के कारण आज प्रति व्यक्ति कोरोना के इलाज में जो खर्चा आ रहा है वो कम से कम 2000 रुपए प्रति व्यक्ति है, और यदि फार्मा कंपनी अपना मुनाफा कम कर दे तो यह खर्चा सिर्फ 75 रुपए प्रति व्यक्ति हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे और प्रधानमंत्री जी से मेरी ये अपील है, सही समय है अंग्रेजों के पुराने कानून, अंग्रेजों की मानसिकता वाली गुलामी को छोड़कर आजाद होने का, अपनी चिकित्सा पद्धति को स्वतंत्र करने का यह मौका है ताकि हम पूरे भारत में अब चिकित्सा में पूर्ण सुधार ला सकें। और मैं चाहता हूं मोदी जी के साथ साथ उनके सहयोगी, उनके नेता और ऊपर बैठे अफसर भी इस बात को समझें कि अब समय आ गया है, सोच बदलो, देश के अंदर अपनी पद्धति को लाओ, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस देश को चलाते हैं। क्योंकि अगर ये ऊपर वाले लोग नहीं बदले तो इस देश को बदलना नामुमकिन है, क्योंकि खूब सारी वीडियो डिलीट हो जाती हैं, कोई कुछ भी बोलता है कानून उस पर एफआईआर लगा देता है, कई लोगों को गिरफ्तार कर देता है। अभी इंदौर के एक डॉक्टर ने दावा किया कि मेरे पास कोरोना की दवाई है, उसको उठा के उस पर एफआईआर हो गई। मैंने भी बोला मैंने दवाई बनाई, हमारी संस्था की 100 क्लिनिक है, अब हम उसको कोरोना की दवाई नहीं कह सकते लेकिन इम्यूनिटी की दवाई तो कह सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी इम्यूनिटी संबंधित, कोरोना संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो पूरे भारत में हमारे 100 से अधिक क्लिनिक हैं, 150 से अधिक डॉक्टर्स हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर विश्वरूप का जो अभियान है हर्ब बेस्ड डाइट, डॉक्टर बीएम हेगड़े, हम सब लोग मिलकर जो करना चाहते हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं, आप सब उसको समर्थन करें। और भाई राजीव दीक्षित के समर्थकों को मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा जो हमारी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं और फिर उसको पूरे देश में फैलाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आयुर्वेद पहुंच रहा है। तो मैं नहीं जानता कि इस वीडियो को कितने लोग पसंद करेंगे या कितने इसका विरोध करेंगे, लेकिन हर उस व्यक्ति को जिसको भारत पसंद है, जो चाहता है देश का हजारों करोड़ बचे, वो इस वीडियो को फैलाए ताकि भारतीय पद्धति और स्वदेशी के ऊपर जो मोदी जी ने अभी बोला वोकल फॉर लोकल, हमें उन सब पर साथ देना है और इस देश में आयुर्वेद की बढ़ोतरी करनी है। धन्यवाद।